हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये सारी मौक़िफ़ वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नहीं लिया। आप मईशत का जब हाल देखेंगे तो इस वक्त मईशत खतरनाक नहज पर पहुंची हुई है। अगर आप इस साल के पहले 5 महीने की एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें तो आपको समझ आएगी कि कितना बड़ा नुकसान इस हुकूमत ने किया है। मैंने तो वो बातें रखी हैं जो उन्होंने कही हैं और फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये हमारा स्पोक्स पर्सन है। अगर एक आदमी खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन हुकूमत का बन गया है जिसको हुकूमती मीटिंग में बुलाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। बदतमीजी के नए स्टैंडर्ड्स और नए मयार कायम कर रहे हैं जो हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। किसी वफाकी वजीर ने ये इल्ज़ाम आई दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डैमों की मुखालफत कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है और कोई ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शरीफ डैम्स की मुखालफत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं हम, बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारा जो तजारती खसारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और इस वजह से हमें मुख्तलिफ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ इकरा हारिस। नाज़रीन, अवाम को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बनेगी तो उसके बाद अवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी और महाजराई के बजाय कुछ ऐसे लायमल इख्तियार किए जाएंगे जिससे उन्हें कोई नई मुआशी तस्वीर और कोई नई मंजर कशी मुल्क में नजर आएगी और जिससे आम आदमी की जिंदगी में जो है वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चारों तरफ से अपने लिए महाजराई के दरवाजे खोल रहे हैं। ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल मईशत की ज़बूहाली पर सवाल उठाया जा रहा है। आज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाहिद हकान अब्बासी साहब ने यह पूछा है कि 32 सालों में इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी आज है। और जब भी इनसे मईशत के हवाले से सवाल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि महंगाई क्यों हो रही है, सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है, कितने कर्जे आप अब तक ले चुके, आगे आपकी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होगी क्या, तो उल्टा जो तर्जुमान सही तस्वीर दिखाता है उसको तर्जुमान मानने से ही इनकार कर दिया जाता है और एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। अभी डेस्कॉन का मसला हल नहीं हुआ था कि डॉक्टर फरूख सलीम के तर्जुमान होने या ना होने की बातें होने लगी हैं और इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बताया जाए कि किस नहज पे इस मुल्क को पहुंचाया जा रहा है, कितने कर्जे आपने लिए हैं और जो कर्जे लिए हैं वो कहां इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कोई भी वाज़ेह जवाब अब तक हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आला सिंध भी अब नैब के रडार पर आ गए हैं और अब वो भी नैब का सामना करने जा रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी को तो पहले ही अब उनके खिलाफ भी इंक्वायरी खुलने वाली है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी मंजूर हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, इनका ताल्लुक है। अली परवेज मलिक मेंबर नेशनल असेंबली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और डॉक्टर फरूख सलीम जिनके बारे में अब इतनी बातें हो रही हैं उनसे भी जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर तमाम मामलात हैं क्या, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे और चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसा क्यों है? जवाब तो देना चाहिए, हुकूमती नुमाइंदे हैं, अवाम को उन्होंने मुंतखब किया है, लेकिन जब भी मईशत के बारे में सवाल पूछा जाए या भी कोई ऐसी बात की जाए तो आगे से एहतसाब और चोर और डाकू और पैसा लूट लिया गया, पिछले दौरे हुकूमत में ये हुआ, इस तरह की बातें सामने आती हैं। आज भी इफ्तिखार दुरानी साहब ने एक वीडियो पैगाम दिया जो कि ट्विटर पर भी उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज से जो है वो ऑपोजिशन बातें ढूंढती है और उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाती है और हुकूमती कारकर्दगी तो बहुत शानदार है। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई जो एक यंग एंकर ने ये सवाल किया है, क्योंकि असल चीज़ कोई समझ ही नहीं पा रहा था। इशू ये है कि इनसे ना मुइशत संभल रही है, मुइशत बैठ गई है, ज़राअत बैठ गई है, स्टॉक मार्केट बैठ गई है, रुपया बैठ गया है, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, पेंशन्स में कोई इजाफा नहीं किया
और ये सारे इश्यूज हैं, महंगाई हो रही है, टैक्सेस आ रहे हैं, मिनी बजट पे मिनी बजट आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में नीचे गिरी हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ की वहाँ ही हैं, खड़ी हैं। असल में इनका इशू ये है कि ये इश्यूज पे बात नहीं करने देना चाहते। ये कोई बदतमीजी करेंगे, कोई लड़ाई करेंगे। हमारे भाई डॉक्टर रमेश कुमार जैसे बड़े कम लोग हैं जो बात सुनते भी हैं और बात करते भी हैं। ये इनका एक इस वक्त की जो कोशिश है वो यही है कि हम उस पे फोकस ले जाएं सारे का सारा, और उसी पे कोई बहस, कोई टॉक शो, कोई असेंबली के अंदर कोई चीज ना बहस हो, सिर्फ वो चोर और डाकू, और फिर वो उसमें खुद फंस जाते हैं। मसलन जरा मुलाजा फरमाएं, खान साहब ने कहा था कि ये जितनी ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं ये पैसा चोरी करने के लिए बनाते हैं, फिर अपनी निकल आई। फिर कहा कि ये जो जायदादें बाहर बनाते हैं इन्होंने यहां से लूट मार की होती है, फिर अपनी बहन की निकल आई। अब कहा कि ये जो इंटरेस्ट का क्लैश है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये बैठे यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, अब अपने वजीर को दे रहे हैं ठेके। और फिर पेशावर बस सर्विस का आ गया कि वो अली जैदी के किसी दोस्त को दिया है, फिर कोई और आ गया। इससे पहले केपीके की मिसालें हैं, सबको पता है कि सारी की सारी लीजेस किसके पास थी, जहांगीर खान तरीन साहब के पास। ये चाहते हैं, इनकी कामयाबी अभी तक ये है कि पहले ये थी कि इन्होंने 5 साल उधर कैमरा नहीं जाने दिया केपीके में, अब ये है कि ये इश्यूज पे बात नहीं करने दे रहे। सो आपने जो क्वेश्चन उठाया वो यही है कि देखिए, मैं कल गया हूं वहां पे अपने हलके में, तो आलू के जो किसान हैं वो रो रहे हैं, झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं। 700 से 800 रुपया फी बोरी 120 किलो की है, उस पे 400 रुपया एक्सपेंडिचर है, वो उसकी लागत नहीं है जो पैदा करने में है, सिर्फ खेत से मंडी तक ले जाने में 400 रुपया उसकी लागत, तो बाकी 300 रुपया। तो क्या 2 रुपए किलो भी ना बचा, तो किसान किधर चला जाए? गन्ने का ये नहीं, गैस बहरान सर उठा रहा है, कराची में गैस बहरान सर उठा चुका है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आज बिजली की बेरोजगारी बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, रमेश कुमार साहब से इसका मौकिफ जानेंगे। रमेश साहब बताइएगा मुझे, ये जो सियासी और मुआशी तौर पे आपसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एहसास हो चुका है कि वो सियासी और मुआशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, तो ऐसी महाजराई करके, एहतसाब और ये सारी बातें करके जो है वो कुछ अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर अपने लिए कोई रास्ता खोल सकते हैं? शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने इंट्रो में भी बात की और मुझे भी अभी आपने क्वेश्चन में भी कहा कि हम तवज्जो हटाने के लिए बिल्कुल ऐसी नहीं है, और मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये मैनिफेस्टो होता है कि अवामी मसले मसाइल जल्द से जल्द हल हो। माजी में ये होता था कि आज भी अवाम कोई मायूस नहीं है, अवाम आज भी सेटिस्फाई है। इशू ये है कि माजी में ये होता था कि हर वक्त पब्लिक पॉपुलर फैसले होते थे, उसका नतीजा क्या होता था कि पाकिस्तान 6000 से 13000, 13000 से 30000 अरब तक कर्जी बन गया। मगर आज जो फैसले हो रहे हैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़्यादा देखी जा रही है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ज़्यादा देखने का मकसद ये है कि हमें, सवाल तो है पॉलिसी नजर तो आए, वो भी तो नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं आ रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब यह है कि पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे स्टेबल किया जाए, इन कर्जों से भी कैसे निजात दिलाई जाए। हम अगर हमारी यहाँ पे क्या चीज़ कितने की बिक रही है, मैं अभी इंडिया गया था, वहाँ पे 70 रुपये का पेट्रोल था। आज अगर यहाँ पे 100 रुपये के भी अंदर पेट्रोल है तो करेंसी के डिफरेंस से 140 रुपये बनता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ हर मुल्क के जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगा कि आज की नहीं है पॉलिसी, ये माजी से चलती आ रही है। कहीं ना कहीं पे हमें अपने डेफिसिट को कम करना पड़ता है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है। हमें जो बात करनी चाहिए, पॉजिटिवली बात करनी चाहिए कि ये पब्लिक इशू है। हाँ, गैस लोड शेडिंग की आप बात करें कि भाई एलएनजी का क्या हुआ, कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हमारी जो है नेग्लिजेंसी रही है या हम अगर उनको सही एड्रेस नहीं कर सके हैं, तो अपोजिशन अगर उन चीज़ों को अगर फोकस कराती है, तवज्जो कराती है, पॉइंट आउट कराती है, तो हमारा भी फर्ज है हम पेशेंट के साथ सुने। हमारे मिनिस्टर को उसके ऊपर गरमाइश भी नहीं दिखानी चाहिए। यही पॉइंट जो आप कह रहे हैं, इसका एहसास उन्हें भी तो होना चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं इसका एहसास उन्हें भी तो होना चाहिए। आप भी अगर समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन सही तौर पे निशानदेही कर रही है। सियासत एक इबादत और खिदमत है,
और मैं समझता हूँ इबादत और खुदमत पेशन और टॉलरेंस के साथ शुरू होती है। जहाँ पे पेशन नहीं है, जहाँ पे सब्र नहीं है, जहाँ पे तहमुल और बर्दाश्त नहीं है, तो उसको सियासतदान नहीं बनना चाहिए, चाहे वो हुकूमत से हो चाहे वो अपोजिशन के हो। तमीज के दायरे में रह के दूसरे की बात सुननी भी चाहिए। इल्जाम अगर लगे तो इल्जाम का भी मुझे ये बता दें, आप ही की बात को कोट करते हुए मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि जो बात आप कर रहे हैं 100% दुरुस्त कर रहे हैं, पेशेंस रखनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, तो आप फिर मान रहे हैं कि आपकी काबीना में कुछ ऐसे वज़रा मौजूद हैं जो ये तमाम क्वालिटीज लैक करते हैं और असल तरजीहात पे नहीं आते? ऑफ कोर्स, मैं देखें मैं 2002 से इन चीजों के अंदर देख रहा हूं, मुख्तलिफ गवर्नमेंटों में रहा हूं। मैं हमेशा अपने जमीर के साथ जो गलत होता है गलत कहता हूं। ठीक है मादी जब नून लीग में भी था, हमारे 2-3 वज़रा जिस तरीके की कोर्ट के बाहर कोर्ट लगाते थे, जो बातें करते थे, तो मैं अपनी लीडरशिप को भी बताता, आज भी बता रहा हूं कि जमीर को जिंदा रखिए, बात किया करें। अवामी मसले मसाइल आपके अपने, तो ये बात तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगी चाहिए सारा दिन क्रिटिसिज्म भी नहीं हो, सारा दिन आकड़ भी नहीं हो, ठीक है, बैलेंस रखें अपने आप। ठीक है रमेश कुमार साहब, अली परवेज मलिक से भी जाने के लिए बात तो बिल्कुल सही की है रमेश कुमार ने, लेकिन शायद इनकी भी नहीं सुनी जाती वहां पे। देखें, बात यह है कि जी डॉक्टर रमेश साहब ना पीटीआई के अंदर जो चंद रीजनेबल लोग हैं उनमें से एक रीजनेबल आदमी है, शायद इसलिए कि इनकी ट्रेनिंग पहले शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने की हुई है, तो इसलिए इनकी तहजीब, इनके आदाब क्या कहते हैं, शायद नॉर्मल जो रैंक एंड फाइल है पीटीआई की उससे मुख्तलिफ है। पर इस बात को साइड पे रखते हुए देखें, मैं रमेश भाई को असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी हर पार्टी ने, चाहे वो चौधरी मंजूर साहब की हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो, हर पार्टी ने आके वॉलंटियर किया था कि हमें अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के साथ कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त अराइज होती है जब आप अकाउंटेबिलिटी की अपनी ड्राइव के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करें, हुकूमती या ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर लोगों को बैठे हुए फर्क तरीके से ट्रीट करें और अपोजिशन पे बैठे हुए लोगों को फर्क तरीके से ट्रीट करें। आपकी ये ड्राइव अक्रॉस द बोर्ड होती हुई नजर ना आए, आपकी ये ड्राइव सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस होती हुई नजर ना आए। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से इनकी अकाउंटेबिलिटी की जो सारी एक्सरसाइज है आज उसके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक मीडिया ट्रायल करते हैं ताकि ये जो कोर लोगों के अवाम के इश्यूज हैं उसके ऊपर उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अटेंशन। और यही बात चौधरी मंजूर साहब ने बिल्कुल राइटफुली पॉइंट आउट की। अब प्रॉब्लम यह है कि रमेश भाई ने 2-3 बातें की कि जी कितना कर्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लिया, क्या सारा कुछ किया, उसके ऊपर मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लेते हुए ये बताऊं कि रमेश भाई आपने हमारी गवर्नेंस के ऊपर बड़ी उंगलियां उठाई। आपने बताया कि जी 5 साल के अंदर हमने 10,000 अरब का कर्जा उठाया। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर काश आप साथ ये भी बता देते कि वो 10,000 कर्जा जब लिया तो उसके साथ साथ बिजली के जो 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं, उसके अलावा मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, आपकी इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही आजकल एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले ली है कि आखिर वो तर्जुमान थे या नहीं थे, आखिर क्या खराबियां मईशत में, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, लेकिन असरात को दबाने की कोशिश की जाती है, ये कहा था आपने, लेकिन इस कहने के बाद जो हुआ है, फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है आपके बारे में कि आप तो तर्जुमान कभी थे ही नहीं, आपको कभी अपॉइंट किया ही नहीं गया फॉर्मली तौर पर, बताइएगा इसमें क्या हकीकत है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए? देखिए, ये तो आप लोगों को रिसर्च करनी होगी कि क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं, क्या मुझे अपॉइंट किया गया था या नहीं किया गया था। अगर अपॉइंट किया गया था तो किस ओहदे पे किया गया था, क्या मैं उस ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं अपीयर होता रहा हूँ या नहीं। ये इसका जवाब, अपने सवाल का जवाब अगर आप खुद रिसर्च करके पता कर लें। ठीक है, मैं तो जाती तौर पर आपको जानती भी हूँ डॉक्टर साहब, और कई दफ़ा आप बहसियत तर्जुमान ही मेरे प्रोग्राम में आए भी हैं, बल्कि दूसरे टीवी चैनल्स पे भी आप बहसियत एक तर्जुमान ही जाते रहे हैं। फिर ऐसा क्यों किया फवाद चौधरी साहब ने? आखिर आप एक पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी थी जिसकी निशानदेही आपने की? देखिए, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है स्टेज पे कि मैं क्या था या क्या नहीं था। इम्पोर्टेंट ये है कि जो 21 करोड़ पाकिस्तानियों का ये जो मुल्क है, इसकी मैशत इस वक्त किस हिंस में जा रही है। मुझे याद ये आता है कि मैंने 2 बातें, बड़ी सिंपल बातें की थी। तो पहली बात ये की थी कि जो बीमारी इस वक्त पाकिस्तान की मैशत से बाहर है, उसका इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, सिर्फ उस बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये हकीकत से दूर बात है
आप देख लीजिए कि पिछले एक साल में दिसंबर के महीने से आज तक तकरीबन 30% से ज्यादा हमारा रुपया जो है वो गिर चुका है और हर पाकिस्तानी की जो परचेजिंग पावर है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से वो 30% गिर चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम नवंबर की एक्सपोर्ट की फिगर देखें तो वो 1.8 बिलियन की एक्सपोर्ट आती है नवंबर 2018 में, जबकि नवंबर 2017 में यही एक्सपोर्ट 1.9 बिलियन की थी। अब हम अपना रुपया गिराते चले जा रहे हैं और हमारी तवक्को ये थी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, तो वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। तो मैं तो ये कह रहा था कि इसके ऊपर हमें नजरसानी करनी होगी कि रुपया गिराते चले जाएं, इस तवक्को में कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही और शायद हम बीमारी का इलाज। ठीक है, और यही बातें तो हो भी रही है कि ग्रोथ रेट में कमी हो रही है, रुपए की कदर गिर गई है, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, आम आदमी परेशान है, मनी बजट की आप लोग बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल अगर थी तो इसका मतलब है कि हमारी कोई मुआशी पॉलिसी नहीं रही, कोई हम मुआशी पॉलिसी बना ही नहीं पाए अब तक। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो मईशत के हवाले से एक पिक्चर है, वो मिली जुली पिक्चर है, उसमें सारी की सारी नेगेटिव चीजें नहीं है। उसमें नेगेटिव चीजें जो हैं उसका मैंने इजहार भी किया है, मैं लिखता भी रहा हूँ। पिछले हफ्ते का कॉलम आप देख लीजिए न्यूज में। अब मैं न्यूज में तकरीबन 21 साल से हफ्तावार कॉलम लिख रहा हूँ, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी जरूर इस हुकूमत के दौरान सामने आई है। देख लीजिए कि FIA तकरीबन 44 साल से इस मुल्क में काम कर रहा है और FIA की जो जिम्मेदारी है वो माली जराइम के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सामने लाना उसका फर्ज बनता है। ये पाकिस्तान की तारीख में, FIA की तारीख में पहली दफा हुआ है कि न सिर्फ इस खित्ते का, न सिर्फ इस मुल्क में, बल्कि इस खित्ते का, परहैप्स पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आज तो शायद अकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप ही की बात की तायद कर रहे थे कि आपने जो बात कही है मईशत को रखकर वो दुरुस्त बात की है, मिनी बजट आएगा, आवाम के ऊपर एक महंगाई का नया पहाड़ तोड़ा जाएगा। कितनी हकीकत है इसमें? अगर वाकई ऐसा है तो फिर ऐसा इकदाम उठाने पर हुकूमत मजबूर क्यों हो रही है? देखिए, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ और नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। शायद अकान अब्बासी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सियासी जमात का हिस्सा है, वो जरूर इन बातों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका शायद हक भी बनता है कि वो इस्तेमाल करें। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सारी जो मनफी बातें हैं आज के दौरान की, आज की इस हुकूमत की, वो सामने लाएंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि माशी पिक्चर मेरे हवाले से मिली जुली है, सारी की सारी ना तो नेगेटिव है और ना सारी की सारी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन वो तो ये भी फिर कहते हैं कि अगर आप तर्जुमान नहीं थे, अगर हुकूमती वजीर इत्तलात ये आके कहते हैं कि आप तर्जुमान नहीं थे, तो फिर आप अगर खुद साख्ता तर्जुमान थे तो फिर आप ही के ऊपर पर्चा हो जाना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्यों आप तर्जुमान नहीं थे और उसके बाद हुकूमती इजलासों का हिस्सा बनते रहे। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, अगर मेरे खिलाफ पर्चा बनता है तो जरूर कटना चाहिए। फिर उसकी मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि फैक्ट स्टैंड ऑफ देमसेल्फ, जो हकाइक हैं वो छुप नहीं सकते, वो आपकी निगाह से भी नहीं छुप सकते। ये हकाइक तो बिल्कुल ही वाज़ेह है, आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा और आपके सामने सारे हकाइक फौरन सामने आ जाए। हकाइक देने वाले भी आप ही हैं डॉक्टर साहब, आपसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं हो सकता। आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी इंडिविजुअलिटी है। तर्जुमान तो चले आप अब बने होंगे, लेकिन उससे पहले एक मुआशी माहिर भी हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि आपके अपने किरदार पे सवालिया निशान है कि वजीर इत्तलात जो है वो आपको डिसोन कर देते हैं? वो सवालिया निशान अगर उठा रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनके साथ, मैं अभी भी उनको इज्जत की निगाह से देखता हूँ। वो मेरे पार्टनर रह चुके हैं एक शो में, हमने मिलकर तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोग्राम एक चैनल पे, चैनल 92 किए हैं। मेरे अभी भी ख्यालात के बारे में यही है। डॉक्टर साहब, आप तर्जुमान थे हुकूमत के, आपके पास ये ओहदा मौजूद था, मेरा सवाल फिर वही है आपसे। इसके ऊपर मैं अपना व्यू नहीं दूंगा, आप खुद से चेक कर लीजिए। आप भी एक पुरानी मजी हुई जर्नलिस्ट हैं, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ये इसकी हकीकत आप खुद चेक कर लीजिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। इख्तिलाफ राय में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तो ये सवाल भी उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया है कि हम खुद उसकी तहकीकात कर लें, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि वो मौजूद रहे हैं इजलासों के अंदर भी, हमारे भी प्रोग्राम में, और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स में वो आते रहे हैं उनका तारुफ इसी तरह ही कराया जा सकता है। अब इसका जवाब या तो फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं या फिर खुद ये इस हकाइक से पर्दा उठा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। चौधरी मंजूर साहब, मैं आपसे ये चाहूंगी, अब ये मोहम्मद डैम का जो इशू है इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, डैम बनाना और पानी का एक कौमी मसला है और सब चाहते हैं ये हल हो जाए। लेकिन अब चूंकि ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है तो इससे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। इस ठेके को या तो मनसूख कर दिया जाए या फिर दाऊद साहब जो है वो विड्रॉ हो जाए। देखिए, ये एक बड़ा क्लियर केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अब उस पे इन्होंने खुद इतनी तकरीरें की हुई हैं। अभी आप अपने प्रोड्यूसर को कहें कि वो निकाल दे, वो आपको निकाल देगा, क्या क्या कहा हुआ है, और आप खुद फंस गए हैं उसमें। अब ये रज़ाक दाऊद साहब जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, डॉक्टर साहब इसको कंफर्म करेंगे, ये निगरान हुकूमत में भी वजीर थे। सो ये वहाँ से चलते हुए यहाँ पर ये सितंबर में ठेका होता है। ये सिंगल बिड, एक बिडर को टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ाकर जो इनकी बिड थी इनको ले लेते हैं। तो ये वैसे ही सारा सर जाती है। पीपल्स पार्टी ये इसके खिलाफ जा रही है, ये नैब को केस भेज रही है, नैब का काम है इसको तहकीकात करे और देखे कि इसमें क्या हुआ है। लेकिन ये बात, दूसरी बात ये है जी जी आप बताएं। नहीं आप मुकम्मल कर लें मंजूर साहब। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए इनका अलमिया क्या है। ये उस नालायक तालिब इल्म की तरह है जिसके साथ सारा इम्तिहानी अमला मिला होता है और वो फिर भी फेल हो जाता है। और ये हर चीज में फेल हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बजट का खसारा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ 4 से 5 अरब डॉलर गिर गए हैं। जो इनका ख्याल था कि बाहर से बारिश हो जाएगी, 200 अरब डॉलर आ जाएगा, कोई डॉलर नहीं आया। कहा था कि अपील की प्राइम मिनिस्टर ने कि वहां से बाहर से डॉलर आ जाएंगे, अपील की, क्या क्या उसका नतीजा निकला। फिर गरीब आदमी पे टैक्स लगा रहे हैं, कहते थे कि टैक्स बेस को वसी करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे, उसके उलट कर रहे हैं। तरक्याती फंड का 6 महीने गुजर गए, 1 रुपया जारी नहीं किया। 94 अरब रुपया सिंध हुकूमत का है जो उनका डिविजिबल पूल में उनका हक बनता है, वो किसी ने एहसान नहीं करना सूबों को देना है, वो अभी तक जारी नहीं किया। रुपया गिरने से लोगों की तनख्वाहें कम हो गई हैं, पेंशन्स कम हो गई है, आमदनी कम हो गई है। लेकिन ये जो है, ये एक बंदा अगर यही हकायक सच बता रहा है, डॉक्टर फारूक सलीम ने अगर कह ही दिया है, तो कौन सी इतनी बड़ी, आज भी वो बैलेंस बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव, वो उस तरह से नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है, ये मसला मुतनाज़े हो चुका है, ये डैम सब चाहते हैं बन जाए। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि फैसल वाडा साहब कहते हैं कि चूंकि आप लोग चाहते हैं कि डैम ना बने, आप लोग हमेशा से ही मुखालिफ रहे हैं, इसलिए ये तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। नहीं, ऐसी नहीं इशू है, ऐसा इशू नहीं है। हम तो जो पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जो भाषा डैम है, इसका सारा काम जो कमर जमान कायरा साहब जो मिनिस्टर थे, तो उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ था, अवार्ड हुआ था, जमीनों को पैसे दिए गए थे और सारा काम, और उसके बाद नून लीग ने भी उसको जारी रखा। ठीक है, सो उसमें वो पेस नहीं थी। लेकिन ये बात न करें आप, पीपल्स पार्टी तो कहती है कि डैम्स बने, क्योंकि पाकिस्तान में एक्यूट शॉर्टेज है आने वाले 10 सालों के बाद। अली से भी जान लेते हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में पानी जो है वो 5 साल के बाद आता है, सो बाकी 4 साल हमने क्या करना है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है अली, आज चूंकि शाहिद हकान बासी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इसी मसले की तरफ निशानदेही की कि माजी की हुकूमतों पे तो बहुत इल्जामात लगाए जाते हैं, इस पर क्यों नहीं बात की जाती, इसे भी विड्रॉ होना चाहिए, या तो ठेका खत्म करें या फिर वो खुद विड्रॉ कर जाएं अपने ओहदे से। लेकिन अभी तक कोई बात सामने आई। लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब तो ये कहते हैं कि टॉक शोज के अंदर जो बात होती है, नून लीग जो है वो इसी सर्च में लगी रहती है और फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ जाती है क्योंकि हुकूमती कारकर्दगी तो बहुत शानदार है और वहाँ पे कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। देखिए इकरा, इस पे तो मेरे ख्याल से चौधरी मंजूर साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है। मैं उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इमरान खान साहब की सीरियसनेस डैम्स बनाने के ऊपर इसी चीज़ से अयां हो जाती है कि माशाल्लाह उन्होंने जो वजीर वाटर रिसोर्सेज का लगाया हुआ है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और यकीन माने इसी सब्जेक्ट के ऊपर
आज खुर्रम हुसैन साहब ने अंग्रेजी की एक अखबार के अंदर पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि जी इमरान खान साहब ने खुद तकरीर की थी टीवी पे आके कि सबसे बड़ा इस कौम का इशू जो आज है वो पानी की किल्लत और डैम्स का बनना है। और उसके बाद माशाल्लाह उनकी चॉइस देखें कि जो बंदे को ये नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को कंडक्ट किस तरह करना है, किसी एक सहाफी को तरीके के साथ जवाब किस तरह देना है, ये इमरान खान साहब की सीरियसनेस का वहां पे कंक्लूजन निकलता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा मैं अपील करूंगा बाहर से डॉलरों की बारिश होगी। माशाल्लाह आज तक टोटल कलेक्शन डैम फंड के अंदर 9 अरब रुपए की है। इसको आप इसके अंदर अच्छा, और बाहर से जो पैसे हैं वो शायद 1 अरब से भी कम है। इसको कंपेयर कर लें मियां नवाज शरीफ साहब की सीरियसनेस के साथ कि जी वो इस इशू को किस तरह से एड्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पिछली हुकूमत के अंदर तकरीबन 125 अरब रुपए की जमीन खरीदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। ये मोहम्मद डैम वाली कहानी जो देख लें आप, इसके अंदर ही ये सारी टेंडरिंग का जो अप्रूवल है सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने सिर्फ जबानी जमा खर्च करनी है, प्रैक्टिकली करना कुछ नहीं है। और वो तो कहते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में हुआ है, वो तो मानते हैं। अब देखें, अब रजाक दाऊद साहब वाला जो बात है उसके ऊपर उस पर भी चोई मंजूर साहब ने बिल्कुल मुनासिब बात की कि ये खुद तकरीरें करते थे कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह होता है और किस तरह से हम हाई मॉरल ग्राउंड रिटेन करेंगे। ये देखते हुए मेरा सिर्फ ख्वाहिश और उम्मीद ये है कि रजाक दाऊद साहब ना एक सियासतदान है, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशनल है। मैं उम्मीद रखता हूं कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से आया सामने हो गया है, टेबल के ऊपर आ गया है, वो खुद या तो वजारत से अलहदा हो जाएंगे या फिर अपनी कंपनी को इस डैम के ठेके के साथ डिसएंगेज करेंगे ताकि इस मुल्क के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो कोई अच्छी मिसाल कायम हो सके। ये नहीं हो सकता कि वजीर बैठ के डैम का ठेका अपनी कंपनी को दे दे, बाद में उसको परसू करे, पेमेंटें भी उनकी रिलीज करवाए और सारे मामलात को आगे लेके चले। रमेश कुमार साहब मुझे बताइएगा, ये डैम कोई 5 साल में तो नहीं बन जाएगा। अगर हम ये कहें कि दाऊद साहब ने ये ओहदा लेने से पहले ही उस कंपनी से अपने आप को उस मामलात से अलहदा कर लिया था, तो जब 5 साल बाद वो वापस अपने ओहदे से अलग होंगे तो उसी कंपनी के मामलात देखेंगे, बेनिफिशियल ऑनर तो रहेंगे। तो डैम तो तकरीबन 15-20 साल के अरसे में बनता है। तो आपको नहीं लगता कि ये मुतनाज़ मामला है, इस पर हुकूमत को अब कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए? इकरा, मैं आपकी पहले तो मैं फारूक वाली बात पे आऊँगा, फिर इधर आऊँगा जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी को फारूक भाई के लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे कि हमारे फोकल पर्सन नहीं थे। ये सही या गलत ठीक है, डिस्कशन में होती है। वो हुकूमत में आए थे और मीटिंग में बैठते थे। अच्छा रमेश कुमार साहब, आप उस पार्टी का हिस्सा हैं, दी है तो ये हमारी, मुझे बताइएगा, आप उस पार्टी का हिस्सा हैं रमेश कुमार साहब, मुझे बता दीजिए, आप ही इस गुत्थी को सुलझा दीजिए, क्या वो तर्जुमान थे? मुझे देखें, मुझे काफी बात करनी है, तो आप मुझे ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं सुन ही नहीं सकूंगा और बात नहीं कर सकूंगा। मैं उस चीज के ऊपर आ रहा हूँ, मैं सुने। तो मैं समझता हूं कि वो मीटिंग में आते थे और अगर उन्होंने सजेशन दी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, उन चीजों को हमें रिड्रेसल के लिए अगर हम सुनेंगे नहीं, लीडरशिप तक पहुंचेगी नहीं, तो उसके मसले का हल नहीं निकलेगा। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं देनी चाहिए थी। बहुत काबिल बंदा है और ये मैं समझता हूं ऐसे बंदों की आज भी हमें जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रांसपेरेंसी पीटीआई की हमारी गवर्नमेंट का पहला मैनिफेस्टो है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान। और मैं समझता हूं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहां पे भी बात आती है तो ये हकीकत में थ्योरी गलत है कि भाई कोई गवर्नमेंट में बंदा है और उसके ऊपर जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, तो इस वजह से नहीं होना चाहिए। और वो अगर किसी टेंडर में है तो वो गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, ये हकीकत में थ्योरी गलत है। मगर दूसरी तरफ मैं आता हूं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि ये जो टेंडर हुआ है, ये पहले तो चीज ये कि टेंडर हुआ नून लीग की गवर्नमेंट में, नून लीग की गवर्नमेंट ने TUR बनाए, TURs बनने के बाद 8 जून को टेंडर हो गया, वो खुल गया। और उसको जो TURs बने हुए थे नून लीग की गवर्नमेंट के, अब जो दूसरी जो टेक्निकल जो ग्राउंड के ऊपर दूसरी जो कंपनी है वो अगर डिस्क्वालीफाई हुई है तो उसको रीचेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बोलते हैं कि पक्षी भी पैरा दे तो भी उसको सुने। और हमारी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि अवाम कब कोई सोचेगा, कुछ कोई सोचेंगे। अपोजिशन का काम है क्रिटिसिज्म करना, मगर अगर पॉजिटिव कोई क्रिटिसिज्म कहता है, अगर ऐसी कोई चीज आती है जो मीडिया एंकर भी कहते हैं कि ये चीज अगर क्वेश्चन मार्क है, तो हमें उसके ऊपर जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमें उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक ब्रीफिंग देनी चाहिए कि ये TUR से इस TUR के ऊपर ये एक्सपीरियंस नहीं था और ये ग्राउंड है। अगर ग्राउंड के ऊपर पेपरा रूल को फॉलो किया गया है, हमें उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उधर हमें थोड़ी सी भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक नजर आता है
तो मैं दोबारा रीटेंडर में भी जाने का, मगर जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए जो मैनिफेस्टो मैन है तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क जल्दबाजी होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यही उम्मीद हम फैसल वाडा साहब से भी रखते हैं कि वो चूंकि इस मिनिस्ट्री के ओहदेदार हैं, उनके पास ये ओहदा है, वही जो बात आप कर रहे हैं ये बात उन्हें कहनी चाहिए थी, लेकिन वो किसी और ही चक्कर में पड़ गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। मईशत का हल क्या निकलना है ये तो हुकूमत ही बेहतर बता पाएगी कि क्या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, लेकिन नैब के रडार पर अब वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आला सिंध भी आ गए हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब को तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन उन पर भी खोलने का इंडिया जो है वो नैब दे चुका है, और नून लीग के गिर्द नैब क्या कर रहा है वो भी सबके सामने है। चौधरी मंजूर साहब, आज नैब ने तलब कर लिया है साबिक वजीर आला सिंध को भी और अब के वजीर आला सिंध को भी, क्या कहेंगे अब आप इस पर? ECL में नाम तो पहले ही है उनके। अच्छा, नहीं, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं, अगर वो बुलाते हैं तो वो अपना जवाब देंगे वहाँ पे, लेकिन एक बात तय है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये ना नैब करे कि किसी को तो आप इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर लें, किसी को आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार कर लें, किसी को रेफरेंस फाइल करके गिरफ्तार कर लें और किसी को रेफरेंस दायर करके भी गिरफ्तार ना करें, एक जैसा सलूक कर दें। चीफ मिनिस्टर KPK भी है, सीनियर मिनिस्टर KPK भी है, साबिक चीफ मिनिस्टर KPK भी है, ये जो सीनियर वजीर हैं यहाँ पे वो भी हैं, यहाँ के स्पीकर भी हैं पंजाब असेंबली के, जो इमरान खान खुद हैं, और बाकी लोग भी हैं। जो सलूक करना है एक जैसा कर दे, जो फैसला करना है कर दे। चौधरी मंजूर साहब, एक बात समझ में नहीं आई कि जमीन की अलॉटमेंट तो जो साबिक वजीर आला सिंध थे उनके दौर में हुई है, तो अब इन्हें क्यों बुला लिया है मुराद अली शाह साहब को? मुराद अली शाह साहब को चूंकि वो प्रेशर बहुत आ गया था कि उन्हें JIT ने नहीं बुलाया और वहां पे कैसे उनको ECL में कैसे डाल दिया, उनका नाम कैसे आ गया, उनको तो बुलाया तक नहीं है, तो शायद इसलिए उनको बुलाया हो कि वो कमी पूरी करने के लिए। चलो, उधर वो एतराज आ रहा था कि बुलाया नहीं गया, आप बुला ले। लेकिन देखिए, जो चीज़ें हैं, अगर ज़मीन की कोई अलॉटमेंट है या बाकी चीज़ें हैं, तो वो उससे पहले आपने मालूम जगह टेक अप किया हुआ है, पहले आपको मालूम जगह का फैसला करके फिर इधर आना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इनको कल बुलाएं और परसों कहें कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें। हम ये कहते हैं जिस तरतीब से केसेस आपके पास पड़े हैं उस तरतीब पे करते चले जाएं। मुझे तो कोई एतराज नहीं, जिसको मर्जी अगर गिरफ्तार करना है करे, एक जैसा कोई एक प्रिंसिपल बना ले, उस पे सबके लिए एक जैसा हो। ये ना हो कि हुकूमत के लिए और, दूसरों के लिए और, मेरे लिए और, आपके लिए और, डॉक्टर साहब के लिए और अली के लिए और, ये न करें। यही बात तो नून लीग भी कह रही है, और एक जैसा जो प्रिंसिपल बनाना है वो बने। ठीक है अली, नून लीग तो हमेशा से नैब के हवाले से यही कह रही है कि डुअल जो है वो प्ले किया जा रहा है, हुकूमती अराकीन को गिरफ्तारियां नहीं की जाती, लेकिन साद रफीक को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है, शहबाज शरीफ साहब को भी कर लिया जाता है, और अब देख लें पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये दौर आ गया। इकरा, देखें, मैंने तो अपनी ओपनिंग में कहा है कि किसी को एहतसाब के साथ इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि जब आप एहतसाब की इस एक्सरसाइज को एक पॉलिटिकल विच हंट के लिए इस्तेमाल करें, और वही बात चौधरी मंजूर साहब ने भी आज की है। आप जब KPK के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को एक डिफरेंट नज़र से देखें, शहबाज शरीफ साहब जब आपके पास पेश हों, कोऑपरेट भी कर रहे हो, उनको आप बुलाएं किसी और चक्कर में, बिठाएं किसी और चक्कर में, जब नजर आए कि दोनों केसेस अपनी जगह पर खड़े नहीं हो रहे तो उनको एक तीसरा केस डाल के कोशिश करें कि हम उनको डिटेन कर सकें। ये वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से इस सारी एक्सरसाइज के ऊपर सवालिया निशान आता है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब टीवी पे आके पहले बता दें कि जी आज अली परवेज को पकड़ना है, आज इकरा को हमने पकड़ना है, आज चौधरी मंजूर साहब का दिन है, उससे भी फर्दर सस्पिशन अराइज होती है। इसके अलावा आपने देखा है DG नैब पिंडी के जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, शहजाद अकबर साहब जाके JIT के मेंबर्स को मिलते हैं। ये सारी वो चीजें जिसने सारी एक्सरसाइज को सस्पिशियस बना दिया है। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए इस मुल्क में अदारे मौजूद हैं, उनको अपना काम करने दें, ना चेयरमैन नैब को ये मौका दें कि जब हम ट्रेजरी के बंदों का एहतसाब शुरू करते हैं तो आप हमारा TADA या हमारा बजट काट लेते हैं। इस किस्म की हरकतें ना करें, इस मुल्क को आगे चलने दें, एहतसाब के इदारों को अपना काम करने दें। आप काइंडली जिस तरह भी ये मैंडेट लेके असेंबलियों में आए हैं, जिस मकसद के लिए लोगों ने आपको भेजा है, उस चीज के ऊपर फोकस करें। लोगों के ऊपर जो आपने महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस बर्पा किया हुआ है, आपने देखा होगा कल ही अंसार अब्बासी साहब ने जो स्टोरी लिखी
लिखी जिसके अंदर ये 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं। उन्होंने तो लिखा हुआ है शायद 10-12 लाख नौकरियां तो आज तक हम गवा चुके हैं, बिकॉज इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है कि कोई फैक्ट्री और कोई कारोबार चलने का नाम नहीं ले रहा। तो इन चीजों से सीखें, मुल्क को इकट्ठा करें, इस तरह से पॉलिटिकल विच हंट बंद करें। सारे लोग, सारी पार्टीज मुल्क के अंदर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, पर इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद करें। ठीक है रमेश कुमार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक बात बड़ी खूबसूरत साद रफीक साहब ने कही, उनका मौक़िफ़ ही समझ लें उनकी जमात का। वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि वो हुकूमत गिराए, और ऑपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जाता है कि वो समझते हैं कि हुकूमत अपने ही वजन से गिर जाएगी, क्योंकि ये पहली ऑपोजिशन है जो कहती है कि हम मुहाजरा ही नहीं करना चाहते, लेकिन हुकूमत खुद दावत दे रही है कि नहीं आए आप हमसे मुकाबला करें। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ हैं ऐसी बातें जो हमें मिल के काम करना चाहिए। अभी आपने नैब के हवाले से जो बातें की, अगर नैब के हवाले से जो शिकायत चौधरी साहब ने बात की या अली ने बात की, दोनों की बातों में वज़न है कुछ कि भाई ये जो है नैब यकसा नहीं करी। मैं बताऊं, ये रिफॉर्म किसका काम था? पीपल्स पार्टी का काम था। 2008 से 13 तक, 13 से 18 तक उनका काम था। मगर ये तो आज जो चीफ मिनिस्टर को, दोनों को जो अभी बुलाया, इनको तो मैं समझता हूँ पहले बुलाना चाहिए था। सिंध की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से ज़मीनें दी गई, जिस तरीके से करप्शन हुई, मगर मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री हूँ कि पॉलिसी जो है यकसा होनी चाहिए और कहीं पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू नहीं आनी चाहिए। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अगर बू आती है इस वक्त, जिसके ऊपर मैं नहीं समझता कि जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब हो और वहां पे किसी का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस हो, नामुमकिन है। FIA के अंदर बशीर मेमन हो और वहां पे इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस हो, नामुमकिन है। मगर फिर भी अगर आप अपोजिशन समझती है कि हमारे साथ ये यकसा पॉलिसी नहीं है, अच्छे रिफॉर्म लेके आए, हम बात करेंगे अपनी गवर्नमेंट में बैठ के और बिल्कुल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि भाई आज अगर पीपल्स पार्टी के वो नई माजी में किया, आज वोर हो रही है, PMLN माजी में नहीं किया, वोर हो रही है, तो आगे चल के हमें भी ये होगा, तो हम इन चीज़ों को रिफॉर्म करें। मगर वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। अगर वो चीज़ें सामने आती हैं, सिर्फ बातों तक नहीं हो। मुझे टॉक शोज में जब भी आते हैं तब ये बातें होती हैं, मगर प्रैक्टिकली असेंबली के अंदर वो चीज़ें नहीं आती हैं। असेंबली के अंदर वो आए, आप एक पेपर वर्क के तौर पर आप वो चीज़ें लेके आए कि भाई इन चीज़ों को, ये कानून ये कहता है, ये कानून ये कहता है, इस कानून का यहाँ पे जो है ये पावर जो है वो मिसयूज है, होता है मिसयूज पावर। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पावर से एक्सेस चले जाते हैं। आपके पास टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा था कि मुझे लगता ये है कि आज शाम को जो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आएगा वो रमेश कुमार साहब के बारे में होगा, क्योंकि ये माशाल्लाह एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, इन्होंने मुनासिब बात की है, तो अल्लाह खैर करेगा। कहीं आपको भी डिसऑन ना कर दे रमेश कुमार साहब। मैं आपको याद है यही वगैरह थे, तब भी मैं कहता था ठीक है, चौधरी मंजूर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब, तो गलत बात है, गलत को आप गलत कहे, आप सही को सही कहे। ठीक बात है। ये बात हम कह रहे हैं कि देखिए, ये बात हमने कोशिश की थी, क्योंकि नैब हमें याद है 2002 में मैं मेंबर नेशनल असेंबली था, तो हमारी पार्टी को तोड़ा गया था नैब के जरिए, और एन को भी तोड़ा गया था नैब के जरिए, और क्यों बनाई गई थी। अब फिर मसला फर्द का नहीं है, मसला एक इदारे के कैरेक्टर का है, और वो इदारा जो है FIA जो है, नहीं एक फर्द का इशू नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब, एक फर्द का इशू नहीं है, इदारे का इशू है, इदारे का इशू है, इदारे की सोच का इशू है। रिफॉर्म की जरूरत है, हमने कोशिश की थी, इदारे के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म की भी जरूरत है, नैब रिफॉर्म की भी जरूरत है, हर जगह पे रिफॉर्म। मगर रिफॉर्म करना हमारे लॉ मेकर्स का काम था, जो हमने नहीं किया टाइम पे। चलें आज कर लेते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, हमने कोशिश की थी, लेकिन नून लीग जो है उस वक्त नहीं मानी थी। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, नून लीग अगर मान जाती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। डॉक्टर साहब आज मान ले, आज सारे यहाँ पे बैठे हैं ना जी, आज कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें कि अगर कोई इसमें कमजोरी रह गई है आज करेक्ट हो सकता है। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मुश्किल है, वो खुद भी कुछ अच्छा, मैं एक सजेशन पेश कर रहा हूं प्रोग्राम। जी चौधरी साहब सजेशन ले लें, टाइम खत्म होने वाला है। गवर्नमेंट से बात करेंगे भैया, ठीक है, चौधरी साहब की सजेशन ले लेते हैं। टाइम गिरफ्तारी जो है, कम से कम गिरफ्तारी जो है वो कम से कम अदालत के जरिए हो। ठीक है, अदालत के जरिए गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपका, और हम समझेंगे कि ये जो सजेशन आपने दी है हुकूमती ऐवानों तक भी पहुंचे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।